नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आपको खबर समझाएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधाकर सिंह का इस्तीफा नीतीश कुमार ने मंजूर कर लिया। साथ ही राज्यपाल को अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। सर्वजीत को कृषि विभाग का प्रभार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। खुद को चोरों का सरदार बताकर सुर्खियों में आए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। 2 महीने में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू सुधाकर सिंह के इस्तीफे को सामान्य प्रक्रिया बता रही है, तो बीजेपी इसे जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच टकराव के तौर पर देख रही है। बिहार के कृषि मंत्री का इस्तीफा, क्या तनातनी का नतीजा है त्यागपत्र? 50,000 वसूलता अधिकारों से 35,000 तो मैं खुलके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। अपने बयानों से सुर्खियों में आए बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आखिरकार अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप दिया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद मुद्दा इस बात पर गर्म है कि क्या सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार के दबाव में दिया है। इस सवाल का जवाब सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोग के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। जगदानंद सिंह के बयान का लब्बो लुबाव यही है कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ा, जबकि जेडीयू को लगता है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस्तीफा देना, लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है, इसमें क्या कहना है। हालांकि बीजेपी मानती है कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा जगदानंद सिंह के उस बयान का असर है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। महागठबंधन की सरकार के तकरीबन 2 महीनों में ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। दोनों ही आरजेडी कोटे के मंत्री थे। इससे पहले 31 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने त्याग पत्र दे दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, महागठबंधन सरकार में 2 महीने में सुधाकर सिंह दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले 31 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब तक इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्री आरजेडी कोटे के ही हैं। सुधाकर सिंह लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सुधार की बजाय सिस्टम पर हमला बोल रहे थे। कृषि रोड मैप को भी उन्होंने निशाने पर ले रखा था। खुद को उन्होंने चोरों का सरदार भी बताया था। अधिकारियों की घुसखोरी का जिक्र भी वो किया करते थे। विपक्ष सुधाकर सिंह को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। सुधाकर सिंह 2013 में चावल घोटाले के आरोपी भी हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सुधाकर सिंह पर हमलावर था और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। बढ़ते आगे और अब बात पीके की पदयात्रा की। पीके ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद क्या है? पीके इस यात्रा से कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? पीके का बिहार में प्लान क्या है?
पीके की इस यात्रा पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मंत्रोच्चार के साथ जन सुराज का आगाज। परिवर्तन के लिए पीके की पदयात्रा। सटीक रणनीति से सत्ता की गारंटी दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके अब खुले तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। पीके ने अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा 3,500 किलोमीटर की होगी। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने की राह पर चल पड़े प्रशांत किशोर और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पे गांधी की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे हैं और गांधी आश्रम जो भितिहरवा में है वहां से पदयात्रा के करने वाले प्रशांत किशोर के इस कदम को बिहार की सियासत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा करेंगे पदयात्रा के माध्यम से और लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का मकसद क्या है, वो बिहार में बदलाव क्यों लाना चाहते हैं, बदलाव के लिए पीके का प्लान क्या है, वो भी जानना बेहद जरूरी है। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। कोई दल नहीं बनाया है, एक सोच के साथ आए हैं, समाज के साथ जुड़ के समाज की मदद से समाज के सही लोगों को ढूंढ कर निकालना, उनको चिन्हित करना। जाहिर है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी मुहिम पर निकले हैं जो आसान नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए प्रशांत किशोर लगभग 12 से 15 महीने तक बिहार की 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर जनता के बीच लगातार रहेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं खे वोट देले बानी नीतीश जी के सबको तो तो जे आवता उगे बतिया कहता जे आवता ये कहते हैं हमरा के दे दी तो हम अब गाड़ी ठीक कर दे। नया बदलाव कीजिए, नया बदलाव हुई। प्रयास हो रहा है गांव-गांव जाकर लोगों से समझने का, सब लोगों के जो दुख दर्द बा ओकरा समझे के प्रयास करता नहीं। ठीक, एक बार परिचय हुई फिर समझल जाई। जाहिर है पीके की मुहिम मौजूदा सरकार और पूर्व सरकारों के विकास के उन हवाई दावों के खिलाफ है जो कागज पर दिखती तो है लेकिन जमीन पर दम तोड़ती नजर आती हैं। पीके की पदयात्रा पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, उसे भी सुनिए। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। पश्चिम चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने 1917 में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया था। प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम से जन सुराज यात्रा का आगाज कर साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई लंबी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप समझिए बिहार में पीके का पूरा प्लान आखिर क्या है। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर 2018 में जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करने पर 2020 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। नीतीश के सीएए का समर्थन करने पर पीके ने उनकी जमकर आलोचना की थी। पार्टी से निकाले जाने के वक्त प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष थे। अब पीके जेडीयू और आरजेडी दोनों को एक साथ चुनौती दे रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की है। प्रशांत किशोर ने चंपारण की धरती से यात्रा का आगाज किया। पीके
3,500 किलोमीटर की पदयात्रा भी करेंगे। पदयात्रा के जरिए पीके बिहार के लोगों के पास जाएंगे और उनके मुद्दे को भी सुनेंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद पीके अपनी राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च कर सकते हैं। बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में भी पीके बड़ा दांव खेल सकते हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा 12 से 18 महीने तक चलेगी और वो बिहार के हर जिले और तहसील में जाएंगे। अब आप समझिए कि बिहार में प्रशांत किशोर की चुनौतियां क्या है। इतना आसान नहीं होगा। तो बिहार में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू का संगठन मजबूत है। ऐसे में पीके को अपना काडर तैयार करना होगा। बिहार की राजनीति में जातियों का जोर है। जाति की राजनीति को साधना आसान नहीं है। बिहार की राजनीति में पैर जमाना भी आसान नहीं होगा। प्रशांत किशोर मूलतः एक बिजनेसमैन हैं। उन्हें जमीन पर लोगों के बीच स्ट्रगल करना होगा। पीके को विकास के लिए नए प्रयोग का भरोसा भी दिलाना होगा। बाकियों से कैसे पीके का प्लान बेहतर है, ये भरोसा भी पीके को जनता के पास जाकर उन्हें समझाना होगा, ताकि वो अपनी पकड़ जनता के बीच में मजबूत कर सकें। बढ़ते आगे। 17 दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। इस बार अमित शाह जेपी की धरती से सियासत को साधेंगे। जाहिर तौर पर अमित शाह के बिहार दौरे से महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। एक बार फिर बिहार में शाह की हुंकार। भारत माता की, भारत माता की। 11 अक्टूबर को बिहार आएंगे अमित शाह। वंदे वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 सितंबर को सीमांचल की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री ने शंखनाद किया था। 17 दिनों में दूसरी बार अमित शाह बिहार में हुंकार भरेंगे। अमित शाह संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर 11 अक्टूबर को छपरा के सिताब दियारा आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सीएम नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा है कि बिहार में आने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी जता दिया कि उन्होंने जेपी के गांव को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया है। कोई आगे सबको कहीं जाने का अधिकार है। सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या कीजिए। अरे आप जा करके आकर जेपी का जो जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाए, ये भी जान लीजिए। जिस तरह से अमित शाह ने 23 सितंबर को सीमांचल को साधने की पूरी कोशिश की थी, उसी तरह से सिताब दियारा से अमित शाह छपरा, सिवान, गोपालगंज के इलाकों को भी साधेंगे। 23 सितंबर को पूर्णिया की रैली में अमित शाह ने 31 मिनट के भाषण में 22 बार लालू नीतीश का नाम लेकर निशाना साधा था। उम्मीद है कि जेपी की धरती से भी शाह का निशाना इस बार और तीखा होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप अमित शाह के छपरा दौरे के मायने को समझिए। सत्ता से अलग होने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। 17 दिनों में बिहार में अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे और 17 दिनों के अंतराल पर अमित शाह दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जेपी की जयंती के मौके पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। उम्मीद है कि अमित शाह छपरा की रैली से महागठबंधन पर तीखा हमला करेंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस सरकार के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन था। उसी दौरान देश में आपातकाल भी लगाया गया था। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस आरजेडी के साथ चले गए हैं। अमित शाह इसी को केंद्र में रखकर नई सरकार को निशाने पर ले सकते हैं। अमित शाह ये संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से देश में आपातकाल लाने वाली कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार गलबहियां कर रहे हैं और अमित शाह इसी को मुद्दा बनाकर गठबंधन पर चोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे।
दुर्गा पूजा का उल्लास चारों ओर है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी खुशियों में खलल ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच ऐसी आशंका जाहिर की गई कि झारखंड में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है और इसी को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के लोग सावधान, धार्मिक स्थलों को बनाया जा सकता है निशाना, माहौल बिगाड़ने की हो सकती है कोशिश। त्योहारों का मौसम है, पूरा झारखंड मां दुर्गा की आराधना में जुटा हुआ है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आने वाला त्योहारों का जो सीजन है उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से और पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से विशेष रूप से सभी एसपीज को और फील्ड ऑफिसर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें खासकर जो सभी धार्मिक स्थल है उन पर विशेष रूप से निगरानी रखने की उसमें निर्देश है। झारखंड पुलिस को इस बात का बखूबी अंदाजा है, यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जाए। पिछले दिनों रांची, धनबाद और हजारीबाग जैसे शहरों में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी। हनुमान जयंती की घटना तो सबको याद ही होगी, वो तो पुलिस सक्रिय थी तो हालात को बिगड़ने से बचा लिया गया। एक बार फिर त्योहारों का सीजन है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर स्पेशल ब्रांच ने भी जानकारी साझा की है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी गंभीर है। यही वजह है कि सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। निर्देश ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर नजर रखी जाए, खासकर वैसे धार्मिक स्थल जो बेहद संवेदनशील है, वहां पर त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया में बिहार के गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार को मौका मिला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 6 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा। ओपनर शिखर धवन को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं बिहार के मुकेश कुमार भी टीम इंडिया में जगह अभी बना चुके हैं और मुकेश कुमार दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और बॉल को दोनों तरफ स्विंग करवाने की रखते हैं और मुकेश कुमार ने 2nd डिवीजन लीग और 1st डिवीजन खेलकर क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। साल 2015 में बंगाल के लिए डेब्यू किया। अगस्त 2022 में ही इंडिया ए टीम में मुकेश का चयन हुआ था। 30 फर्स्ट क्लास मैच में मुकेश के नाम 109 विकेट हैं। वहीं T20 के 17 मैच में 19 विकेट ले चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए 5 मैचों में 20 विकेट लिए थे। ईरानी कप मैच में शेष भारत के लिए खेलते हुए पहली पारी में 4 विकेट लिए थे। गोपालगंज में एक प्रतियोगिता में उन्होंने 7 मैच में 35 विकेट लिए थे। मुकेश कुमार ने अंडर 19 टूर्नामेंट में बिहार का भी प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के नेट्स बॉलर भी रह चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।